हेलो प्यारे बच्चों। तो अब तक हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट का जो बेसिक फंडामेंटल मोल्स था, जिसमें हम लोग कैलकुलेशन ऑफ मोल्स डिस्कस कर रहे थे, वो वाला पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। जिसमें हम लोगों ने, अगर आपको मास गिवन है, अगर आपको वॉल्यूम गिवन है, अगर आपको मॉलिक्यूल गिवन है, तो इन सब से मोल कैसे फाइंड आउट करें, इतना वाला पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आज का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, या कह सकते हैं एटम वर्सेस मॉलिक्यूल। तो इसमें बहुत छोटे छोटे पार्ट पढ़ेंगे, जैसे एटॉमिसिटी क्या होती है, एटम्स क्या होते हैं, एटॉमिक मास क्या होता है, एवरेज मास क्या होता है, या फिर उसके थोड़ा सा आगे बढ़े हम लोग तो फिर ये देख सकते हैं कि एक्चुअल मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। इन सब के बारे में छोटी छोटी स्टडीज करेंगे, है ना। तो चलिए सब लोग पेन पेपर ले लीजिए, बैठ जाइए और साथ में इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के केस में ये कुछ डायग्राम बने हुए हैं, आगे देखते हैं हम लोग। चलिए एटम से स्टार्ट करते हैं। अब आपको खुद सबको पता होगा, एटम जो भी आपने देखा होगा, पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, पीरियोडिक टेबल में आपने एलिमेंट्स देखे होंगे, वो सारे एलिमेंट्स का जो रिप्रेजेंटेशन किया गया था वो लगभग लगभग उनके एटॉमिक फॉर्म में किया गया था, है ना। तो वहीं से हम लोग इस चीज को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है एटम के बारे में, कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन लाइक हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो एक्चुअल में जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उन एंटिटीज को हम क्या बोलते हैं, एटम के नाम से जानते हैं, या एटम हम कहते हैं। कोई भी एलिमेंट है, सपोज दैट सोडियम है, तो सोडियम का वो पार्ट जो एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा वो एटम कहलाएगा, ठीक है। वो उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहलाएगा जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। आपको ये भी पता है कि एटम आया कहां से। स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले सेगमेंट में आपने देखा था कि किस तरह से सबसे पहले कनद ऋषि ने परमाणु के बारे में डिस्कशन किया। उसके बाद आगे चल करके ग्रीक साइंटिस्ट थे, जो फिलोसफर्स थे, उन लोगों ने कैसे इसके बारे में बताया। फिर आगे चल करके हम लोगों ने देखा कि कैसे एटम के बारे में सबसे पहले डाल्टन्स ने अपनी एटॉमिक थियरी दी, और एटॉमिक थियरी में उन्होंने ये बताया था कि हर एटम के पास अपना मास होता है, और किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल रिएक्शन में एक्चुअल में जो पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट होता है वो कौन होता है, वो एटम ही होता है। आगे देखते हैं, और आगे लिखा हुआ है मॉलिक्यूल के बारे में। इट इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर देन टू एटम्स। तो जब एटम एक दूसरे से मिलते हैं तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। जैसे हाइड्रोजन एक एटम है, जबकि दो हाइड्रोजन के मिलने से H2 बनता है, जो कि एक मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन एक एटम है, लेकिन दो ऑक्सीजन के मिलने से O2 बनता है, जो कि एक मॉलिक्यूल कहलाएगा। थ्री ऑक्सीजन एटम के मिलने से O3 बनता है, जो कि एक ओजोन का मॉलिक्यूल कहलाएगा, ठीक है। तो यहां इस तरह से कुछ बहुत सारे मॉलिक्यूल के एग्जांपल लिखे गए हैं, H2O, CO2, N2O2 वाटर एंड H2SO4। ये सब मॉलिक्यूल के फॉर्मेट में लिखे गए हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब आता है कि जब हम किसी भी एटम के एटॉमिक मास के बारे में डिस्कशन करने चलते हैं, तो हमें एक स्टैंडर्ड कार्बन 12 एटम के बारे में समझना पड़ता है। स्टैंडर्ड कार्बन 12 एटम एक्चुअल में स्टैंडर्ड क्यों माना गया, और कैसे उसका हम यूज करते हैं किसी भी एलिमेंट के एटम का मास निकालने में, क्यों माना गया स्टैंडर्ड इसे, क्योंकि ये इजिली अवेलेबल होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी नहीं होता है, और बहुत ज्यादा इनर्ट भी नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि रिएक्शन नहीं करता, और ऐसा भी नहीं होता कि बहुत हाईली रिएक्टिव होता है। यानी कि मॉडरेटली रिएक्टिव होने की वजह से केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट कर लेता है, इजिली अवेलेबिलिटी भी इसकी बहुत अच्छी है, और साथ में इजिली सेपरेबल फ्रॉम इट्स आइसोटोप्स। तो जब हमारे पास कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं बेटा, एक का नाम है C12, एक का नाम है C13, एक का नाम है C14। इन तीनों आइसोटोप्स में अगर आपको C12 को सेपरेट आउट करना है तो बहुत ही इजी मेथड होता है, इस वजह से हम C12 का चुनाव करते हैं। C1/12 of the weight of the C12 atom is comparable to weight of one hydrogen atom. This is the lightest atom. कहने का मतलब जब हम एटॉमिक मास की बात करते हैं बेटा, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम उसको कंपेयर कराते हैं C12 से। हम ये देखते हैं कि C12 से कंपेरेटिवली वो कितना हैवी है या फिर कितना लाइट है, उस हिसाब से उसका हम लोग मास लिखते हैं। जैसे एक C12 एटम का मास कितना होगा, 12 AMU होगा, उसका 1/12 पार्ट कितना होगा, 1 AMU होगा, और हाइड्रोजन का मास कितना होता है, एटॉमिक मास 1 AMU होता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि हमने इससे कंपेयर करके हाइड्रोजन का एटॉमिक मास निकाल लिया, ठीक है, या फाइंड आउट कर लिया। अब यहां से चूंकि एटॉमिक मास बार बार आ रहा है, तो एटॉमिक मास की कोई यूनिट होगी जिसे हम लोग एटॉमिक मास यूनिट या AMU या फिर यूनिफाइड मास स्मॉल यू के नाम से जानेंगे, जो कि आपके सामने लिखा है। एक्चुअल में 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है,
जो भी कार्बन 12 एटम का वेट है उसका 1/12 पार्ट एक AMU कहलाता है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं एक सर्कल बना हुआ है, इसको 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। इसका हर एक हिस्सा 1 AMU के बराबर है, हर एक हिस्सा 1 AMU के बराबर है। ठीक है, तो हर एक 12 पार्ट एक AMU के बराबर है। द मास ऑफ कार्बन 12 एटम इज कितना होता है, इतना होता है ना। ये पहले भी पिछले लेक्चर में भी आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से ये निकाल करके बताया गया था। और जब हम इसका 1/12 निकालते हैं, ठीक है, इसका 1/12 हिस्सा करते हैं तो हमारे पास 1926 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम ऐसा करते हैं तो हमारा जो यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास की वैल्यू आती है वो आती है 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आ जाती है। तो सबको ध्यान रहे बेटा कि 1 AMU इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स, वो इंपॉर्टेंट है। और अगर हम लोग इस एटॉमिक मास यूनिट को अगर हम चाहें तो ये ग्राम में लिखा है, हम इसको किलोग्राम में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1.6605 इंटू 10⁻27 kg हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इजी है सबके लिए। आगे समझते हैं। अब एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर, और क्वेश्चन एसर्सन रीजन का क्वेश्चन है। पहला यहाँ पर एसर्सन लिखा हुआ है 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। और हम सब जानते हैं ये बिल्कुल ही करेक्ट है। और रीजन लिखा हुआ है यानी कि स्टेटमेंट सेकंड लिखा हुआ है कार्बन 12 आइसोटोप्स इज द मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप ऑफ कार्बन एंड हैज बीन चोजन एज अ स्टैंडर्ड। बिल्कुल सही बात है बेटा, ये दोनों बातें ही अपने आप में बिल्कुल सही हैं। अब सवाल यह है कि क्या एसर्सन जो भी लिखा गया है रीजन उसको एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो आप पहले एसर्सन यहाँ पे आपने देखा, जैसे आपने सबसे पहले आपको क्या पढ़ना होता है, मैंने आपको एसर्सन रीजन करने की ट्रिक भी बताई थी। आपको सबसे पहले रीजन पढ़ना होता है। रीजन में लिखा है कार्बन 12 आइसोटोप इज द मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप ऑफ कार्बन एंड हैज बीन चोजन एज स्टैंडर्ड। हमें पता है कि ठीक है स्टैंडर्ड होता है C12 एटम। स्टैंडर्ड होने के पीछे क्या क्या रीजन है, वो इजिली अवेलेबल होता है। ठीक है, उसको अपने आइसोटोप से हम इजिली सेपरेट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी नहीं होता है और ऐसा भी नहीं हो सकता कि बहुत हाईली रिएक्टिव है ना। तो इन सब वजहों से हम लोगों ने उसे स्टैंडर्ड की तरह कंसीडर कर लिया। तो सेकंड पॉइंट तो बिल्कुल सही है। और अगर रीजन करेक्ट है तो हमारे पास यहाँ पर रीजन करेक्ट में केवल दो ही हमारे पास है कि रीजन करेक्ट और रीजन करेक्ट, यानी कि केवल आंसर फर्स्ट एंड सेकंड में से होगा, थर्ड एंड फोर्थ में से आंसर नहीं होगा। फिर एसर्सन तो अपने आप ही करेक्ट हो गया अगर रीजन करेक्ट है तो, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं जिसमें कि रीजन करेक्ट हो जाए और एसर्सन इनकरेक्ट हो जाए। तो ये हो गया। अब बात आती है एक्सप्लेन करेगा कि नहीं करेगा। तो सबसे पहले आप एसर्सन पढ़िए और उसका आप आंसर खुद से दीजिए कि 1 एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ऐसा क्यों होता है, क्यों हम कार्बन 12 एटम को ही 1 AMU के बराबर मानते हैं? क्योंकि हमने उसे स्टैंडर्ड मान रखा है। स्टैंडर्ड क्यों मान रखा है? क्योंकि वो इसलिए अवेलेबल है ना। या फिर उसके बाकी जो भी रीजंस लिखे जा सकते हैं वो सब लिख सकते हैं आप लोग। तो या मोस्ट अबंडेंट है, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये इसको एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें। आइए फिर बात कर ले हम लोग कि ये तो एटॉमिक मास यूनिट के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने। अब हमें क्या देखना है कि व्हाट इज एटॉमिक मास। यहां पर आप देख सकते हैं कि व्हाट इज एटॉमिक मास। इट इज डिफाइंड एज द नंबर which represent how many times mass of one atom of an element is heavier than C 1/12 part mass of C12 atom। ठीक है, अभी मैंने यही कहा आपसे, बहुत बेसिक से समझिए बेटा। हम कभी कभी अगर मान लो सब्जी भी लेने जाते हैं ना, तो सब्जी में भी सब्जी वाले जो भैया होते हैं उनके पास एक बाट होता है अलग टाइप का, है ना। वो आयरन का बना होता है, उस पर लिखा होता है 1 kg 250 ग्राम या फिर 2 kg 5 kg ऐसा लिखा रहता है उस पर। ठीक है, तो उसे एज अ यूनिट वो यूज करके जितना भी अमाउंट उन्हें सब्जी तौलना होता है वो कर देते हैं। उसी तरह से जब हमें किसी एटम का मास कैलकुलेट करना होता है, वेट करना होता है, तो उसके वेट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट यूज करते हैं। एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, हमने कार्बन 12 एटम का मास निकाला, उसका 1/12 पार्ट एक AMU के बराबर होता है। ठीक है, अब हमें किसी भी दूसरे एटम का मॉलिक्यूल का मास अगर चाहिए तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि वो एटम या वो मॉलिक्यूल इस C12 एटम के 1/12 पार्ट के कंपैरिजन में कितना हैवी है, और जितना हैवी है वही उसका एटॉमिक मास कहलाएगा। ठीक है, ये इतना इजी है अगर आपको समझ में आ रहा है तो। फिर आगे है, अब आगे आता है ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, जिसे हम GAM या फिर मास ऑफ 1 ग्राम एटम। देखो यहां पर ऐसे लिखा है एटॉमिक मास के आगे लिखा है ग्राम, यानी कि एटॉमिक मास in gram is known as gram atomic mass। या लिखा है when atomic mass is defined in gram then it is gram atomic mass। for example gram atomic mass of hydrogen is 1 gram
एंड मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। ओके, इसी तरह से 1 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब क्या होगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, और यही किसके बराबर होगा, मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन के बराबर हो जाएगा। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 14 ग्राम एंड दिस इज इक्वल टू मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन। हमें समझना यह है बेटा कि ग्राम एटॉमिक मास इज बेसिक और सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1 मोल। ओके, तो बेसिक सी बात है, ग्राम एटॉमिक मास एक मोल का रिप्रेजेंटेशन है। तो जब आपसे कोई बोले कि x ग्राम एटॉमिक मास, तो आपको समझ जाना है कि दिस इज बेसिक और सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ x मोल ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट और एटम। ओके, so next is we have 1 mole is equal to 1 gram atom। हमें इतना यहां से सीखना है और जो हमें क्वेश्चन में यूज करना है। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है यहां पर, फाइंड नंबर ऑफ ग्राम एटम इन। अब अपने पास दो क्वेश्चन है, एक तो 10 kg ऑफ कैल्शियम है, सेकेंड वन इज 1000 एटम ऑफ कार्बन। अब पहले क्या करना है, यहां पूछा गया है ग्राम एटम बताने हैं, यानी कि हमें क्या बताना है बेटा, हमें मोल्स बताने हैं, मोल्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब हम मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो भी गिवन मास होता है ना, पिछले ही लेक्चर्स में आपने देखा था, गिवन मास होता है उसको हम लोग एटम है तो एटॉमिक मास से और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पर हमारे पास आ गया, बताओ गिवन मास कितना है इसका, 10 kg है, तो हम लोगों ने क्या लिख दिया 10, और 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000, तो ये ग्राम में चेंज हो गया, डिवाइड बाई एटॉमिक मास कैल्शियम कितना होता है, 40 होता है, 40 होता है। तो बस अब ये आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये कितना टाइम हो जाएगा, 250, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इतना ग्राम एटम आ गया। इसी तरह से 1000 एटम ऑफ कार्बन आपके पास है और इसका निकालना है। अब आपको पता है इसमें एटम गिवन है बेटा, है ना, तो आप ऐसे सोचिए कि कार्बन तो एक एलिमेंट ही है और जो सिंगल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनमें नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो सेम ही होते हैं। जब हम उन्हें Na से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाता है, उनका मोल आ जाता है, और मोल फाइंड आउट कर लेना है, क्योंकि मोल ही तो पूछ रहा है ना, और ग्राम एटम का मतलब क्या होता है, मोल होता है। तो आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। आगे आता है मॉलिक्यूलर मास क्या होते हैं, जैसे आपने एटॉमिक मास देखा, वो किसके लिए था, एटम के लिए था। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास, ये किसके लिए होगा, मॉलिक्यूल के लिए होगा। और मॉलिक्यूल और एटम में क्या बेसिक डिफरेंस होता है वो हम सबको पता है। अगर एक सिंगल एलिमेंट हम लिखते हैं, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का एक सिंगल एटम लिखते हैं, वो हो गया एटम। अगर मल्टीपल एटम्स हमारे पास हैं, ठीक है, वो मॉलिक्यूल के नाम से जाना जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जो मॉलिक्यूल का मास होगा, मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, सारे एटम के कंबाइंड मास के इक्वल ही होगा, मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। यहां हम देख सकते हैं, इट इज द नंबर विच रिप्रेजेंट हाउ मेनी टाइम्स मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज हैवियर देन 1/12 मास ऑफ C12 एटम। जब आप देखेंगे तो अभी जब मैंने आपको एटम के बारे में बताया था और अभी मैं मॉलिक्यूल के बारे में बता रहा हूं, तो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास बिल्कुल ऐसे ही सिमिलर हैं। बस फर्क इतना है कि मॉलिक्यूल बनता किससे है, बहुत सारे एटम से मिलकर बन सकता है, कुल मिला के एक से ज्यादा एटम से मिलकर बनता है। तो सारे इंडिविजुअल एटम के मासेस को जब हम आपस में ऐड कर लेंगे तो मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। बस इतना ही करना है। वहां पर भी हम क्या देखते थे कि C12 को हमने स्टैंडर्ड माना, एक C12 का 1/12 पार्ट 1 AMU के इक्वल होता है। अब ऐसा कोई भी एटम हमें जिसका वेट देखना हो, जिसका मास हमें कैलकुलेट करना हो, हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि वो 1/12 पार्ट ऑफ दैट C12 एटम से कितना हैवी है, और वही उसका एटॉमिक मास कहलाएगा। इसी तरह से मॉलिक्यूल के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें, तो अगर कोई किसी भी मॉलिक्यूल का हमें मॉलिक्यूलर मास अगर हमें देखना है, कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, अगेन वही काम करेंगे कि एक C12 एटम के 1/12 पार्ट से हमारा वो मॉलिक्यूल कितना हैवी है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से देखिए, अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ पर पहला है मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2। अब हमें पता है कि एक ऑक्सीजन के बारे में अगर हम बात करें तो 8 इसका एटॉमिक नंबर होता है और इसका मास नंबर कितना होता है, 16 होता है। अब चूंकि 2 ऑक्सीजन है हमारे पास, O2 है, तो कितना हो जाएगा, 16 प्लस 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो इसका मास कितना हो गया बेटा, 32 एटॉमिक मास यूनिट या फिर 32 AMU के बराबर हो गया। इसी तरह से अगर हमें मॉलिक्यूल CO2 का कैलकुलेट करना है, तो कार्बन का कितना होता है बेटा, 12 होता है, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, एक का कितना होता है, 16 होता है, ये कितना हो गया, 32 हो गया, प्लस ये कितना हो गया, 12, टोटल कितना हो गया, 44 AMU या फिर 44 U के बराबर हो गया। क्लियर है। देखिए आगे हमारे पास है ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। जैसे आप ग्राम एटॉमिक मास देख रहे थे, वैसे हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास देख रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने वहां पर सिखाया था कि 1 ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1 मोल, और वही यहां पर क्या हो जाएगा, 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, तो अब दोनों जगह पर मोल ही होना है। ओके,
यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, व्हेन मॉलिक्यूलर मास इज डिफाइंड इन ग्राम देन इट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास. ओके, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज 2 ग्राम एंड मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, यही 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के बराबर हो जाएगा. जहां पर हमने क्या सीखा कि 1 मोल इज इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल. तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 मोल हो जाएगा. जैसे 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू 1 मोल, वैसे 1 ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 मोल, है ना. अब हमें क्वेश्चन में यही ध्यान रखना है कि ग्राम मोल बोल रहा है, ग्राम एटम बोल रहा है, यानी कि दिस इज टॉकिंग अबाउट मोल्स. डिफरेंस इतनी छोटा सा पॉइंट है, बस और कुछ खास नहीं. अब आते हैं व्हाट इज एक्चुअल मास. तो इट इज द मास ऑफ वन एटम और मॉलिक्यूल इन ग्राम. ठीक है, अब केवल एक एटम के बारे में बताना है. एक्चुअल मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2 ग्राम. 2 ग्राम क्या है इसका, ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, और डिवाइड बाय Na. एवोगैड्रो नंबर से जब हम डिवाइड कर देते हैं इसको, क्योंकि हमें पता है बेटा, देखो ये कहां से आया, हम सबको पता है कि 1 मोल इज इक्वल टू Na पार्टिकल. कोई भी Na पार्टिकल होता है मतलब एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है. तो जब मैं कह रहा हूं कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास, देन द ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस. और हमें पता है कि इस मोल में टोटल कितने पार्टिकल्स हैं, वो है Na, एवोगैड्रो नंबर के बराबर है. तो एक पार्टिकल, एक एटम का मास कितना होगा, जितना मास है डिवाइड बाय Na इज इक्वल टू 1 एटम का मास आ जाएगा, एंड 1 एटम का मास इज इक्वल टू एक्चुअल मास ऑफ दैट एटम. ठीक है, इसी तरह से एक्चुअल मास ऑफ O2 निकालना हो तो 32 ग्राम, तो इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है. ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि 1 मोल का मास होता है ना, 1 मोल का मास होता है. तो फिर 1 मोल में तो Na एटम होते हैं, तो Na से डिवाइड करेंगे तो इसका एक्चुअल मास आ जाएगा. तो अभी तक आपने क्या क्या सीख लिया, एटॉमिक मास सीख लिया, ग्राम एटॉमिक मास सीख लिया, मॉलिक्यूलर मास सीख लिया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास सीख लिया, और फिर एक्चुअल मास सीख लिया. 5 टाइप के डिफरेंट मास हम लोगों ने यहाँ पर लर्न कर लिए. अब आता है व्हाट इज एवरेज मास. एवरेज मास अब हम किसके लिए निकालते हैं, पहले 2 पॉइंट ये समझ लें हम लोग. जैसे देखिए, हमने कार्बन हमारे पास है, हाइड्रोजन हमारे पास है. हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H2 एंड 1H3. कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं. ठीक है, 6C12, 6C13, 6C14. जब हम मान लेते हैं हमारे पास ना कार्बन का कोई ऐसा पीस हमारे हाथ में आ गया, सपोज दैट लेड पेंसिल का कोई हमारे हाथ में नीब आ गई, या फिर मान लेते हैं कोयले का कोई छोटा सा टुकड़ा हमारे हाथ में आ गया, तो कार्बन कंटेनिंग कोई भी हमारे पास सब्सटेंस आएगा, उस कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस में C12 भी होगा, C13 भी होगा, C14 भी होगा. क्लियर है? ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि हमें क्या निकालना है, ये अब अगर टोटल उस कार्बन का अगर मास निकालने जाएंगे तो उसमें पार्टिसिपेशन होगा C12 का भी, C13 का भी, C14 का भी. सबका जो मास होगा परसेंटेज वाइज, जैसे हमें पता है C12 का कुछ परसेंटेज होगा उसमें, C13 का कुछ परसेंटेज होगा, C14 का भी कुछ परसेंटेज होगा. ठीक है, बस यही हमें ध्यान रखना है. अब हम देखिए क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको सिखाऊंगा. 2 टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं. इफ आइसोटोप्स आर गिवन इन परसेंटेज, अगर परसेंटेज में आइसोटोप्स गिवन है, तो जैसे देयर आर द 2 आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन Cl35, तो एक है Cl35, एक है Cl37, दोनों का एटॉमिक नंबर 17 होता है. अब हमें करना क्या होगा, हम जैसे हमें निकालना है परसेंटेज में, तो हम निकालेंगे एवरेज मास, है ना, या हाँ एवरेज मास इन परसेंटेज इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, Cl का पहले क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है, यहाँ पर 35 है, इनटू परसेंटेज कितनी है 75.77 है. ठीक है, एक का हो गया, प्लस कर लो. ठीक है, दूसरा क्लोरीन का मास कितना है 37, इनटू परसेंटेज कितनी है 24.23. ठीक है, इसको भी दूसरे ब्रैकेट में बंद कर लो. परसेंटेज निकालना है तो डिवाइड बाई 100 कर लेंगे. ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर कुछ 35.5 के समथिंग आ जाएगा. ठीक है, समझ में आ गई बात सबको. ये किस में आएगा, AMU में आएगा, या फिर U लिख सकते हैं इसको. इस तरह से हमें सॉल्व करना होगा. तो हमें करना क्या है, जितने भी आइसोटोप्स हैं सबके इंडिविजुअल एटॉमिक मास इनटू उनकी परसेंटेज, प्लस दूसरे का इंडिविजुअल मास उसकी परसेंटेज, प्लस तीसरे का मास इनटू उसकी परसेंटेज, डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू आंसर इन परसेंटेज. ठीक है, ये हमारा इजी तरीका हो गया. दूसरे टाइप क्वेश्चन आता है कि जब हमें अमाउंट उनका फ्रैक्शन में गिवन होता है. ठीक है, आइसोटोप्स का मास जो होता है वो मतलब परसेंटेज या कंट्रीब्यूशन किस में होता है, फ्रैक्शन में होता है. अगेन वही काम होगा, क्या करेंगे हम लोग, एवरेज मास निकालेंगे. और एवरेज मास कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ पर देखो क्या लिखा है 35, और इनटू फ्रैक्शन में कितना है 0.75, एक ब्रैकेट में, प्लस यहाँ पर कितना है ये 37 इनटू 0.25. ठीक है,
तो ये दूसरे ब्रैकेट में कर लिया। और फ्रैक्शन हमें पता है कि किस में आते हैं, 1 में, तो 1 से डिवाइड कर देंगे। परसेंटेज है तो 100 से करेंगे, फ्रैक्शन है तो 1 से करेंगे, और आंसर यहाँ पर भी कितना आएगा हमारा, वही 35.5 AMU के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। यहाँ पर ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे देता हूँ, आपको इसको सॉल्व करना है। एवरेज मास इसका कैलकुलेट करना है। यहाँ पर कोई x अपने पास एटम है जिसके 3 आइसोटोप्स गिवन है। एक का मास है 200 और परसेंटेज है 90%, दूसरे का मास है 201, परसेंटेज है 8%, और तीसरे का मास है 202 और परसेंटेज है 200%। तो आपको पता है क्या करना है, परसेंटेज निकालना है तो 100 में निकालना है, और दूसरा मास इंटू परसेंटेज प्लस मास इंटू परसेंटेज प्लस मास इंटू परसेंटेज डिवाइड बाय 100, और फिर आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो खुद से सॉल्व कर लीजिएगा इसको। और इस तरह से हम लोगों ने क्या सीख लिया अभी तक, एटम वर्सेस मॉलिक्यूल में डिफरेंट टाइप के मासेस सीख लिए। ठीक है, कितने टाइप के मास सीख लिए, एक बार जल्दी रिवाइज कर लें हम लोग। पहला हम लोगों ने क्या सीखा, एटॉमिक मास, देन ग्राम एटॉमिक मास, देन मॉलिक्यूलर मास, देन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, देन एक्चुअल मास सीखा हम लोगों ने। 5 टाइप के मास ये हो गए। फिर एवरेज मास सीख लिया। एवरेज मास में 2 कंडीशन आ गई, एक तो अगर परसेंटेज में हमें दिया गया हो आइसोटोप्स के बारे में, और फिर या तो दिया गया हो फ्रैक्शन में दिया गया हो। एवरेज मास केवल और केवल किसके लिए कैलकुलेट करते हैं, आइसोटोप्स के लिए कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहां तक अपना ये वाला एटम वर्सेस मॉलिक्यूल कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, यानी कि अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय बेटा।